बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल एजुकेशनल टिप्स। कैसे हैं आप सब? आई होप सो आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। स्टूडेंट्स, आज ही मैं आपके साथ शेयर करूंगी एक्सरसाइज का सोल्यूशन जो कि है ब्रेक ब्रेक ब्रेक। इसकी मैंने आपके साथ ये जो पोइम है इसकी मैंने आपके साथ पूरी की पूरी रीडिंग शेयर कर दी थी। आप चाहें तो मेरे चैनल पर विजिट कर सकते हैं और मैं वहाँ पे आप लोगों को ये वाली रीडिंग मिल जाएगी। मैंने बहुत डीपली एक्सप्लेन किया था, मैंने ये भी बताया था कि उनका कहने का मतलब क्या था और हम लोगों ने काफ़ी कुछ डिस्कस किया था। और आज ही मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी एक्सरसाइज का सोल्यूशन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो एक्सरसाइज में पार्ट नंबर ए है अंडरस्टैंडिंग द पोइम। आपने इसके अंदर जो आपने हम लोगों ने लास्ट टाइम पोइम के बारे में बात की थी और पोइम के अंदर हम लोगों ने जो कुछ भी पढ़ा था वो सारों का आपका इम्तिहान है एक तरह से। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। आपने इन सबके इन क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। पार्ट नंबर ए है, हु इज द पोइट एड्रेसिंग इन द स्टेंजा। पोइट इस पोइम के अंदर इस पोइम के अंदर किसको कह रहे हैं, किसके ऊपर बात कर रहे हैं, किसको तनकीद का निशाना बनाते हुए बात कर रहे हैं। तो ये इसका आंसर है, द पोइट इज एड्रेसिंग द सी इन द फर्स्ट स्टेंजा। यानी कि वो पोइट शायर जो हैं वो सी के ऊपर तनकीद का निशाना बनाते हुए कह रहे हैं कि सी को तो कि दरिया के लहरों के ऊपर बात कर रहे हैं कि तुम लोग तो चाहो तो पत्थरों के साथ टकरा सकते हो, लेकिन मैं तो पत्थरों से अपनी गुस्सा निकाल सकते हो, लेकिन मैं किससे अपनी कैफियत का इजहार करूँ। ठीक है, तो बी पार्ट है जी, वाई कांट पोइट से what is in his mind। अब सवाल ये है कि पोइट जो है, जो शायर हैं, वो क्यों नहीं किसी से अपनी फीलिंग्स का इजहार कर रहे, क्या वजह है। तो इसका आंसर ये है, the poet doesn't have words that can describe his thoughts। पोइट के पास वो अल्फाज ही नहीं है जो वो किसी के सामने बयान कर सके कि मेरे साथ हुआ क्या है, मैंने क्या अपनी की जिंदगी में क्या चीज़ कीमती खो दी है। देन सी पार्ट है, what does the poet wish for in the third stanza। अब पोइट क्या ख्वाहिश कर रहा है तीसरे स्टेंजा के अंदर, यानी कि सेकंड लास्ट स्टेंजा के अंदर वो क्या ख्वाहिश कर रहा है। इन द थर्ड स्टेंजा द पोइट विशेस टू होल्ड हैंड of someone dear who is going and hear the voice that is not there anymore। ठीक है ना, यानी कि थर्ड स्टेंजा के अंदर पोइट ख्वाहिश करता है काश मेरी आवाज़ भी उस तक पहुंच सके जो इस दुनिया में नहीं रहा, यानी कि उसका दोस्त। D, who in the poem is having a pleasant time। किसका पास इस पोइम के अंदर पोइट जो है वो किसको कह रहा है कि उसका साथ मेरा बहुत अच्छा टाइम गुजरा, या वो किसको पता नहीं किसको कह रहा है कि इनका बहुत अच्छा टाइम चल रहा है आजकल। द फिशरमैन सन्स एंड डॉटर एंड द सेलर्स मैन आर हैविंग अ गुड टाइम। अब वो कह रहा है कि फिशरमैन के बेटा और बेटी और जो सेलर मैन है इनका अच्छा वक्त गुजर रहा है, यानी कि इनके अच्छे दिन चल रहे हैं। और वजह क्या थी कि वो अपने दोस्त को खो चुका था, और जिस टाइम वो बच्चे खेल रहे थे, फिशरमैन के बच्चे और बेटा और बेटी खेल रहे थे, तो वो उसको हसरत हो रही थी कि देखो देखो, और वो जल भी रहा था अंदर अंदर कि देखो ये कुछ दिन की मोहब्बत है, ये कुछ दिन की खुशियां हैं, फिर तो इन लोगों ने भी चले जाना है और ये लोग भी मेरी तरह उदास हो जाएंगे। अब आ जाते हैं ई पर। दिस क्वेश्चन आर मोर डिफिकल्ट, डिस्कस देम फर्स्ट। ई है जी, इज द पोइम आर हैप्पी वन और सैड वन, गिव द रीजन ऑफ योर आंसर। आपने जब एक पोइम मैंने जब आप लोगों को पढ़ाई थी तो आप लोगों के ख्याल में क्या ये खुशी हुई आप लोगों को, या सैड आप लोगों को महसूस हुआ कि दुखी दास्तान है या खुशी की दास्तान उसने सुनाई है। I think the poem is sad because the poet is missing his friend। We can see this in his feelings and wishes expressed in stanza 3। Oh, for the touch of vanished hand, और काफ़ी एक्सेट्रा काफ़ी कुछ उसने फिर थर्ड स्टेंजा में कहा था। यानी कि ये जो पोइम है ये सैड है, दुखी दास्तान उसने शेयर की है, अपनी दुखी शायरी लिखी है। क्यों? क्योंकि वो अपने दोस्त को जिसको खो चुका है, जिसकी डेथ हो चुकी है, वो उसको बहुत ज़्यादा मिस कर रहा है। फिफ्थ है जी, why do you think the poet uses the sea and the waves especially to contrast with the feelings that he has। आप क्या सोचते हैं कि उसने अपनी फीलिंग्स को वेव्स के साथ क्यों एक्सप्रेस किया है। The poet take the tides of the sea are continuous, so are his feelings of loss। Both keep coming, rising and falling। Waves are strong and overwhelming a feeling can be। अब वो उसने अपने सी के साथ इसमें से किया है क्योंकि जो लहरें हैं ना वो मुसलसल चल रही हैं, मुसलसल पत्थरों के साथ टकरा रही हैं, और उनमें स्ट्रांग, वो ताकतवर है। पोइट इतना ज़्यादा ताकतवर नहीं है कि वो किसी के सामने भी अपनी फीलिंग एक्सप्रेस कर सके। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 है जी, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन विद रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट
and I willed that my tongue could utter, I thought that arises in me. ये जो इतना सा ये जो आपको दिया गया है यहाँ से लेकर यहाँ तक आपने इसको एक्सप्लेन करना है, जो इनकी जो क्वेश्चन दिए हुए हैं इनके जवाब देना है. what does and I will mean, यानी कि इसका मतलब क्या है. I will that, I will का मतलब क्या है. It means I wish, इसका मतलब है मैं ख्वाहिश करता हूँ. ठीक है, I wish. what thoughts does the poet wish to utter, किस तरह की thoughts चाहता है poet. The poet wishes to utter the thoughts that arises in him. ठीक है, वो निजात चाहता है उन थॉट्स से जो कि उसके अंदर आ रही हैं, कुड़ने वाली. ठीक है, उसको हम आम उर्दू में कुड़ने वाली कहेंगे. कुड़ रहा है, वो जल रहा है, लोगों को देख कर, उनकी खुशियों से देख कर जल रहा है. Who does the poet mention after this and why? पोइट ने किसको मेंशन किया है और क्यों मेंशन किया है इसके साथ. The poet looks at two boys with envy, यानी कि वो खेल रहे हैं, चीखे पुकार कर रहे हैं. Who can still enjoy the simple pleasure of life like playing and singing. He does that because he himself can't enjoy this feeling. अब वो कुड़ रहा है, वो देख रहा है बच्चों को कि दो बच्चे खेल रहे हैं और वो उनको देख देख के खुश नहीं हो रहा, बल्कि अंदर अंदर जल रहा है. क्यों? क्योंकि उसके पास वो फीलिंग्स हैं ही नहीं, वो ख़त्म हो चुकी हैं उसकी दोस्त के मरने के साथ ही. अब आ जाते हैं नेक्स्ट पेज पे, पेज नंबर 118. और पेज नंबर 118 पर हमारे पास है जी बी पोर्शन है जी, वर्क विथ वर्ड्स. पार्ट नंबर ए, क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, राइट अ मीनिंग ऑफ ईच वर्ड इन द फॉलोइंग पेयर. आपने इनके मीनिंग्स लिखने हैं. राइट का मतलब होता है एक, देखिए कुछ अल्फाज होते हैं जो बोलने में एक जैसे लगते हैं, इनकी प्रोनाउंसिएशन एक जैसी होती है, लेकिन उनकी स्पेलिंग्स मुख्तलिफ होती हैं. ठीक है, तो जिस तरह से राइट है और राइट है. ठीक है, ये डब्ल्यू वाला जो राइट होता है ना, इसका मतलब होता है लिखना. राइट का मतलब, और जो राइट GHT होता है उसका मतलब होता है दुरुस्त. इस तरह से STEAL वाला जो होता है उसका मतलब होता है चोरी करना. और स्टील एक फालूदा है, यानी कि एक धात का नाम है, एक सख्त लोहा. वेट का मतलब होता है इंतजार, और दूसरे वाला वेट का मतलब होता है वजन. होल सुराख, और W वाला मुकम्मल. पीस अमन, और पीस PIECE टुकड़ा. फीट पाँव, और FEAT फीट काम, कोई काम करना. अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर. क्वेश्चन नंबर 2 है, राइट टू मीनिंग फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग. आपने इनके दो मतलब लिखने हैं, इंग्लिश में लिखने हैं. पहला है जी ब्रेक. ब्रेक का मतलब होता है डिस्ट्रॉय, फिर स्टॉप एंड रेस्ट. नेक्स्ट है जी अटर. अटर का मतलब होता है टोटल या फिर से समथिंग. एक वर्ड के क्योंकि काफ़ी ज़्यादा मीनिंग्स होते हैं तो उससे उसका मीनिंग ये दो हो सकते हैं. प्ले का मतलब होता है टेक पार्ट इन गेम्स या फिर एक्टिविटी. बे का मतलब होता है कर्व्ड इन लॉट ऑफ सी या फिर हॉल. टेंडर फिजिकली पेनफुल या फिर सॉफ्ट. ठीक हो गया जी. अब आ जाते हैं सी पर, लर्न एंड लैंग्वेज. आपने ये इसके अंदर आपको फ्रेज और क्लॉज के बारे में बताया गया है. फ्रेज और क्लॉज क्या होते हैं. मैं आपको पास डायरेक्ट क्वेश्चन नंबर 1 पे आ जाती हूँ. इसके अंदर क्वेश्चन नंबर 1 है, विच आर द फॉलोइंग आर फ्रेज एंड विच आर क्लॉज. क्लॉज वो वर्ड्स होते हैं जो कि दो सेंटेंसेस को जोड़ने के लिए इस्तेमाल करते हैं. ठीक है, और फ्रेज वो होते हैं जो सेंटेंस से पहले लगाया जाता है. एक होता है डिपेंडेंट और एक होता है इंडिपेंडेंट. जो डिपेंड करता है, डिपेंडेंट होता है जो किसी पर डिपेंड कर रहा है, वो हमारे पास क्या होगा, फ्रेज हो जाएगा. और क्लॉज जो डिपेंड नहीं कर रहा, फ्यू बनानास. फ्रेज ये डिपेंड नहीं करता किसी पर भी. जब उसके बाद है एज दे केम इन टू द रूम. इसके एज देखिए स्टार्ट एज दे केम टू द रूम, जब वो रूम कमरे में आए, क्या कमरे में आए. ठीक है ना, तो इससे पहले कोई सेंटेंस होना चाहिए था जिसकी वजह से ये क्लॉज हुआ. फिर फ्रेज, ये भी फ्रेज, ये क्लॉज, फ्रेज क्लॉज. ओके, देन डी पार्ट है, इट्स नॉट कंपल्सरी. ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, आपने सिर्फ डिस्कस करना है. तो ई पार्ट पे आ जाए हैं, राइट इन योर ओन वर्ड्स एंड इन प्रोज. write what the poet is saying in the poem. This is called phrasing. You can begin like this. आपने बताना है कि आपने इस पूरी पोएम का बताना है कि पोएम में पोएट क्या कहना चाह रहे हैं और क्या क्या क्यों कहना चाहते हैं, सब कुछ बताना है. पहला और जो इस ब्रीफिंग को हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग पैराफ्रेजिंग कहते हैं, जो यानी कि तशरीह कहते हैं होते हैं. ओ सी योर वेव्स की, ये मैंने आपको फुल एक्सप्लेनेशन लिख दिया. ठीक है, ओ सी योर वेव्स कीप ब्रीथिंग, ओह वेव्स योर वेव्स कीप ब्रेकिंग ओवर द कोल्ड ग्रे स्टोन्स ऑन द शोर. आई विश आई वॉज एबल टू एक्सप्रेस माई थॉट्स. द फिशरमैन्स बॉय इज लकी दैट ही इज playing with his sister and shouting. The sailor's boy is lucky that
he is having a chance to sing in his boat. The ships are also fortunate that they are sailing sailing to their harbors. How sorrowful it appears to me that I am not looking at my friends and hearing his voice. यानी कि मेरे लिए कितना गमगीन है कि मैं अपने दोस्त की आवाज़ ना सुन सकता हूँ और ना मैं उससे कोई बात कर सकता हूँ. Oh sea, break your waves on the rock of shores. It does not mean anything to you that I am not going to have that blessed company of my friend again. वो कह रहा है कि समुद्र की लहरों से कहता हुआ कह रहा है कि तुम्हारे लिए कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं अपने फ्रेंड के साथ बात करूं ना करूं, लेकिन मेरे लिए बहुत मायने रखता है, मेरा दोस्त मेरे लिए बहुत मायने रखता था. तो ये देख लीजिए, ये मैंने पूरी की पूरी आपको तशरीह आपके सामने शो कर दिया लिखकर. ये इसकी पूरी की पूरी ई पार्ट का आंसर होगा. ठीक है, तो ये था आज का लेक्चर. आई होप आपको समझ आ गया होगा. अगर आज का लेक्चर आपको समझ आ गया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियोस को लाइक कर दीजिएगा और साथ साथ बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा. इससे मेरी आने वाली हर लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचेगी. मिलती हूँ किसी और वीडियो में. दुआ में याद रखिएगा. अल्लाह हाफिज़.